तो मगध का उत्कर्ष, मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध जो बिहार में पड़ता था, कंप्लीट बिहार, जो मगध जनपद के बारे में बेसिकली जो हमने पढ़ा था वो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो शासक है जिसमें आ रहा है उसका नाम है हर्यक वंश। ठीक है, और हर्यक वंश की जो शासन का टाइम पीरियड है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक है। बिंबिसार इसका पहला राजा है। इस ध्यान रखना, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का शासक है पहला, और एक बिंदुसार है जो कि मौर्य वंश का शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आता है। ठीक है, अशोक का जो फादर है बेसिकली। तो इस वंश का प्रथम शासक है, और प्रारंभिक राजधानी जो थी इसकी गिरिब्रिज थी, किसकी, मगध की, और बाद में इसे राजगिरी जो है वो चेंज कर दिया गया। बिंबिसार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक और मैत्रिक संबंध बनाए। इसको छोड़ दो आप लोग। अगला क्या कह रहा है आपका, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा, जो भी नाम इसके डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, से विवाह किया इसने, और बिंबिसार की यही पत्नी जो है वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी बाद में चल करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। बिंबिसार का अवंती के शासक चंड प्रगोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एक बार चंड प्रगोत पांडु रोग से ग्रस्त थे, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके इलाज के लिए उज्जैन जो है भेजा था। ठीक है, ये इसका कई बुक्स में आपको जिक्र मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट ये भी है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर ये शासक, यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित करके उसका वध कर दिया था, और अंग को मगध में मिला लेते। मगध की प्रथम विजय थी। तो मगध की प्रथम विजय क्या थी, बेसिकली अंग राज्य को जीतना, अंग महाजनपद को जीतना। ठीक है, इसमें जो ये जो आपने पढ़ा अभी जस्ट, क्या अभी जो शासक का नाम पढ़ा हर्यक वंश, बेसिकली हर्यक वंश का जो दूसरा शासक है उसका नाम है अजातशत्रु। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो दूसरा शासक है अजातशत्रु नाम है। 492 से 461 ईसा पूर्व अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, किस हर्यक वंश के किस शासक ने अपने पिता की हत्या की, तो अजातशत्रु ने की, और उसके पिता का नाम जो है बिंबिसार था। अच्छा, जो इस अंग को इन्होंने जीता था ना, उस अंग का गवर्नर था ये शासक बनने से पहले। ठीक है, और इसका जो पहला युद्ध था वो कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ हुआ था। ठीक है, 2 युद्ध हुए थे बेसिकली, जिसमें एक युद्ध में दोनों को विजय प्राप्त हुई थी, और दोनों के लास्ट में जो है संधि हो गई थी, मतलब दोनों का जो है लास्ट में एग्रीमेंट हो गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा अजातशत्रु का दूसरा युद्ध जो है वो वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ था। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक 2 गुप्त युद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया था। ठीक है, किसने किया था, 1-2 युद्ध शस्त्रों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे इतिहास में आप कभी देखोगे, एक तो शेरशाह सूरी के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा युद्ध नीतियाँ भी पूछी जाती है, जैसे बाबर के टाइम पे, या फिर ये जैसे इसने कहा ना कि ये 2 युद्ध के जो अस्त्र थे इनका प्रयोग किया था इन लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसके शासनकाल के राजगृह में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि पहली बौद्ध संगति जो है, जो हमने पढ़ा था पीछे भी बौद्ध धर्म में, तो पहली बौद्ध संगति जो थी वो कहाँ हुई थी, वो राजगृह में हुई थी, और उसके समय जो उस समय जो राजा था वो बेसिकली वो ये था। इसी समय महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही की मृत्यु हुई थी। मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके टाइम पीरियड पे दोनों लोगों की जो मृत्यु है वो इसी के टाइम पीरियड पे हुई है। आगे, इसने बुद्ध के भस्मावशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किया था। ठीक है, मतलब कि बुद्ध के जाने के बाद जो है ना, उनके स्तूप का निर्माण जो है वो अजातशत्रु ने कराया। इसके बाद जो अगला राजा आया वो उदयन आया, जो कि 461 से 445 ईसा पूर्व तक। इसने राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। इसने जो है राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई, और
उसके बाद कुछ खास इसमें रहा नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट वंश आया वो शिशुनाग वंश आया, ठीक है। मतलब हर्यक वंश के बाद मगध के ऊपर जो शासन करने वाले राजा शासक करता था उसमें पहले तो हर्यक वंश आया, और हर्यक वंश के बाद जो आया वो शिशुनाग वंश आया, ठीक है। और 412 से 344 ईसा पूर्व पहला जो इसका संस्थापक था वो शिशुनाग था, इसी के नाम पे शिशुनाग वंश बना। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। पाटलिपुत्र जिसको पटना कहते हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को चेंज करा गया, इसने जो अपनी कैपिटल ले गया वो वैशाली ले गया। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुआ वो कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहते हैं, ठीक है। कालाशोक या काकवर्ण भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था 394 से 366 ईसा पूर्व। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र ले गया, मतलब ये लोग कैपिटल चेंज कर रहे थे, ये यहाँ से जा रहा था फिर ये वापस वहीं आ रहा था, ठीक है ना। वैशाली को वापस कहाँ ले गया, ये पाटलिपुत्र ले गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंद वंश आया 344 से 322 ईसा पूर्व, और इसका जो पहला संस्थापक था, जो पहला व्यक्ति था जिसने इस पर शासन किया, उसका नाम पद्मनंद था, महापद्मनंद था, ठीक है। लगभग 18 साल के आसपास जो इसने शासन किया, और ये इसका इम्पोर्टेंट है, ये इसका संस्थापक है। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, ये बताते हैं कि नंद वंश के जो शासक थे वो शूद्र थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आया भी नहीं है। महापद्मनंद इस वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है, जो संस्थापक था वो। इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा लेख। कलिंग नरेश खारवेल के, इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय की, और यहाँ से एक जिन की मूर्ति, जिन बेसिकली एक तो से कह भगवान, ठीक है, भगवान की मूर्ति को अपने साथ मगध ले गया था। इसने कलिंग में सिंचाई होती हुई नहर निर्माण करवाया, तो नहर निर्माण करने वाले प्रथम शासकों में से एक बन गया। इसके बाद जो इसका अगला राजा आया धनानंद, ठीक है, वो आया, और इसके समय में 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यहाँ यूनानी सत्ता की नींव ढकी थी। यानी कि सिकंदर ने जो आक्रमण किया था वो बेसिकली धनानंद के समय किया था। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के मगध के आक्रमण, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग स्टोरी जान लो। धनानंद जो राजा था उसके जो दरबारी थे उसमें एक पुरोहित भी था जिसका नाम चाणक्य या कौटिल्य था, ठीक है, जिसको धनानंद ने जो है बेइज्जत करके अपनी सभा से बाहर निकाल दिया था। और उसका प्लेज लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए धनानंद जो है एक बच्चे को उसने ट्रेन किया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रखा गया था, ठीक है। और उससे फिर उसने जो है वापस जो है 322 ईस्वी में जो है धनानंद पर उसने आक्रमण किया और उसको नष्ट कर दिया। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो सिकंदर था इसकी जो सेना थी, धनानंद उस समय का सबसे मगध का जो साम्राज्य था उस समय काफ़ी बड़ा था एक्चुअली, और इनके पास सेनाएं काफ़ी बड़ी थी इन लोगों के पास, महापद्मनंद या धनानंद के पास। ये लोग काफ़ी पावरफुल थे उस समय। तो उनकी वो जो चंद्रगुप्त सिकंदर की जो सेनाएं थी वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा आक्रमण नहीं किया या ज़्यादा आगे नहीं बढ़े वो लोग, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने जो मिलकर जो है 322 ईसा पूर्व में जो है धनानंद की हत्या कर दी या मृत्यु हो गई उसकी, जिसमें धनानंद पराजित हो गया और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो इसके बाद आप लोग जो पढ़ोगे वो मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे, जो नेक्स्ट वंश पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसमें आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ोगे, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, इस प्रकार से पढ़ने वाले हो। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है जस्ट। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। इस पॉइंट्स अदर देन वी हैव रेड एक्चुअली। बिंबिसार और राजवैद्य जीवक माँ का नाम शालवती। देखो बिंबिसार का जो राजवैद्य था ना जीवक,
क्या माँ का नाम जो था वो शालवती था, जो कि एक नर्तकी या एक वैश्या थी। वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा वीणा वादक था। नरेश का मतलब राजा बेसिकली, तो राजा जो था ये उदयन, ये काफ़ी अच्छा वीणा वादक था, इसने हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कलिंग कहाँ पे पड़ता है, आप लोग पढ़ोगे अभी अशोक के टाइम पे, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये कलिंग का एरिया पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नहर का निर्माण करवाया था उसने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी कुछ हमें पढ़ना है, सो इसको हम लोग एक प्रॉपर लेक्चर में करते हैं, इसको ये रोकते हैं। बाकी को आप लोग मौर्य साम्राज्य को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, इसको ये रोकते हैं।